नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा मेडल। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मुकाबले में भारत के एम कुशले ने जीता ब्रॉन्ज। चीन को मिला गोल्ड तो यूक्रेन को मिला सिल्वर मेडल। संसद सत्र का 9वां दिन। लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट संशोधन बिल पेश। वायनाड हादसे के बाद पेश हुआ बिल। शशि थरूर ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने का किया आग्रह। हिमाचल में 3 जगहों पर बादल फटने से मची तबाही। 2 लोगों की गई जान और लगभग 50 लापता। सीएम बोले आर्मी भी अलर्ट। आरजेडी सांसदों ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन। आरजेडी ने 65% आरक्षण को लेकर खोला मोर्चा। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने की संघ की तारीफ तो भड़क गए कपिल सिब्बल। बोले सदस्य अपनी राय रख सकते हैं, सभापति नहीं। एससी रिजर्वेशन में कोटा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराना पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला पलटा। कहा राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित। कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड। राहुल गांधी की जाति पूछे जाने पर शिवपाल यादव का बयान। कहा सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। बारिश में टपकने लगी नई संसद की छत। कांग्रेस ने कसा तंज। कहा पेपर से लेकर छत तक सब ली। अपने बयान पर फिर घिरे डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उनकी भाषा को बताया नफरती। कहा दूसरों की नहीं करते इज्जत। ट्रंप ने कहा था कमला कुछ साल पहले तक भारतीय थी, अब अचानक अश्वेत हो गई। ईरान इजरायल में जंग का खतरा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने सीधा हमला करने की दी चेतावनी। हमास चीफ हानिये की अंतिम यात्रा में हजारों लोग उमड़े। हानिये की एयर स्ट्राइक में गई थी जान। ड्रोन और मिसाइल हमले समाधान नहीं। हमास चीफ और हिजबुल्लाह कमांडर की जान जाने के बाद यूएनएससी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। ताइवान की सीमा में घुसे 29 चीनी लड़ाकू विमान और 10 नौसैनिक जहाज। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से भिड़े एलन मस्क। सामने आकर लड़ने की चुनौती को स्वीकारा। मादुरो के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के दावे पर बढ़ा विवाद। एनबीसीसी के डीजीएम वरुण पोपली भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। सीबीआई ने की कार्रवाई। डीजीएम पर ठेकेदार से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जुलाई माह में पड़ी धीमी। पीएमआई ने जारी किए आंकड़े। नए ठेकों और उत्पादन की धीमी रफ्तार बनी वजह। बीसीसीआई की आईपीएल टीम मालिकों के साथ हुई मीटिंग। मेगा ऑक्शन को लेकर कई टीमों ने किया विरोध। शाहरुख खान की पंजाब किंग्स के सह मालिक नेस वाडिया से हुई तीखी बहस। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का फिनाले एपिसोड ऑनलाइन लीक। निर्माताओं ने जारी किया बयान। इजाज संग ब्रेकअप पर पवित्रा पुनिया ने तोड़ी चुप्पी। कहा मेरी गलती है, मैंने गलत आदमी से किया प्यार। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं के साथ मुंबई में हुई बैठक में उद्धव ने कहा कि बीजेपी ने शुरुआत से ही जोड़ तोड़ की राजनीति की है। मेरे परिवार और पार्टी को तोड़ा गया, अब वो हमें चुनौती देने के लिए खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जिसे जाना हो वो चले जाए, अभी चला जाए। आज तक हमने इतना सहन किया है और अब तक उनके जुल्म के बाद भी टिके हुए हैं। अब या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। शिवसेना यूबीटी जंग लगी तलवार नहीं बल्कि तेज धार वाली तलवार है। हमें मुंबई को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन मुंबई का हक नहीं खोने देंगे। हमें उनके विचार तक को उखाड़ फेंकना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुझे बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने तो मुझे और मेरे बेटे आदित्य को जेल में डालने की तैयारी कर ली थी।
आज मैं ऐलान करता हूं कि महाराष्ट्र में अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो हम रहेंगे। फडणवीस के साथ अब आर या पार की लड़ाई होगी। ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए पिछले दिनों आए थे। मैंने उनसे कहा था कि जब तक हम सीधे हैं तो सीधे हैं, लेकिन जैसे ही हमने अपना रूप बदला तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमने लोकसभा चुनाव में उन्हें अच्छा सबक सिखाया, उनके पसीने छूट गए। वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। 200 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। दूसरे दिन भी वायनाड और उसके आसपास के जिले मलपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश हुई, जिस कारण से आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपना वायनाड दौरा टाल दिया। अब वो गुरुवार को वायनाड जाएंगे। उनके साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी वायनाड जाएंगे। आज इस मुद्दे को लोकसभा में उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, वायनाड में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। सेना वहां अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि ये बेहद अहम है कि हम वायनाड के लोगों का समर्थन करें और मैं सरकार से वायनाड के लोगों की मदद करने का अनुरोध करता हूं। ये दूसरी बार है जब यहां पर इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले 5 साल पहले भी हुई थी। ये स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में एक पारिस्थितिकी मुद्दा है, इसीलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो भी हाईटेक समाधान सामने लाया जा सकता है वह अच्छा होगा। लेफ्ट और कांग्रेस के सदस्यों ने भी वायनाड में राहत और बचाव कार्य और तेज करने की मांग की, साथ ही केंद्र से पूरी मदद करने को कहा। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक आपदा में हुई नुकसान को लेकर राज्य सरकार पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को भारी बारिश के कारण वायनाड में प्राकृतिक आपदा के बारे में 23 जुलाई को ही चेतावनी दे दी गई थी। विजयन ने कहा कि भूस्खलन से पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जिले के लिए केवल ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। हालांकि जिले में 500 मीटर से अधिक बारिश हुई, जो IAMD द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान से बहुत अधिक था। विजय ने तिरुवनंतपुरम में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंगलवार सुबह भूस्खलन के बाद ही जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह दोषारोपण का समय नहीं है और वह शाह की टिप्पणियों को प्रतिकूल रूप से नहीं ले रहे। मौसम विभाग 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने तथा भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी करता है, जबकि ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है भारी बारिश यानी 6 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में दावा किया था कि केरल सरकार ने पूर्व चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की बटालियन के पहुंचने पर भी सतर्क नहीं हुई। शाह ने कहा कि 23 जुलाई को भूस्खलन से 7 दिन पहले ही राज्य को चेतावनी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को भी एक और चेतावनी दी गई थी। गृह मंत्री ने दावा किया कि अगर केरल सरकार NDRF की टीम के वहां पहुंचने पर ही सतर्क हो गई होती और समय पर कार्रवाई की गई होती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। इसके साथ ही शाह ने संसद को आश्वासन दिया कि भूस्खलन और मूसलाधार बरसात के कारण केरल के वायनाड में हुई त्रासदी में केंद्र सरकार केरल की सरकार एवं लोगों के साथ चट्टान की तरह डट के खड़ी रहेगी तथा राहत पुनर्वास के कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शाह ने लोकसभा में नियम 193 के तहत केरल की बाढ़ की स्थिति पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि उनके विभाग के सहयोगी राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार एवं बुधवार को केरल की स्थिति पर बयान सदन के पटल पर रखे हैं तथा वह भी कुछ नए मुद्दों पर जानकारी देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वह इस आपदा में उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं जिन्होंने स्वजनों को खोया है या जो लापता है। शाह ने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपदा के समय भारत सरकार एवं राजनीतिक दलों के लिए एक ही प्राथमिकता है। हम केरल की सरकार केरल के लोगों एवं वायनाड के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। उन्हें राहत एवं पुनर्वास के लिए भारत सरकार की ओर से हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। चर्चा में सदस्यों द्वारा आधुनिक चेतावनी प्रणाली के बारे में सवाल उठाए जाने पर स्पष्टीकरण देते हुए शाह ने कहा कि देश में हमारे पास विश्व का सबसे आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। 7 दिन पहले भी सटीक पूर्वानुमान देती है। चक्रवात, भूकंप, बिजली गिरने, सुनामी, बाढ़, भूस्खलन आदि के पूर्वानुमान सटीकता से मिल रहे हैं। ये उपकरण 23,000 करोड़ रुपए की लागत से लाए गए हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी केरल की स्थिति को लेकर कंट्रोल रूम से निरंतर संपर्क में है। केरल की जनता को राहत एवं पुनर्वास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भारत सरकार केरल के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। इससे पहले कांग्रेस के सदस्य ने भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या के बयान को लेकर विवाद करने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। राजस्थान में मॉनसून ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी है। जयपुर में बुधवार रात से शुरू हुई बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कों पर पानी भर गया, घरों में पानी घुस गया और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जयपुर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बारिश का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जयपुर एयरपोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। एयरपोर्ट के पोर्च में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वहां भी आवाजाही में दिक्कत आई। अब नजर डालते हैं सीकर की ओर, जहां बारिश की बूंदों ने राहत के साथ साथ परेशानियों भी बढ़ा दी। सीकर बस डिपो में पानी भर गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। कई कॉलोनियों में पानी भर जाने के कारण लोग मशीनों के जरिए पानी निकालते हुए नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून ट्रफ लाइन राज्य के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से अगले 48 घंटे तक उत्तरी और पूर्वी भागों में बारिश होती रहेगी। 1 अगस्त को संभाग के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 2 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान में 3 अगस्त से मॉनसून सक्रिय होना और बारिश में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये थी राजस्थान में मॉनसून की ताज़ा स्थिति। अगर आप राजस्थान में हैं तो सुरक्षित रहें और घर से बाहर निकलने से पहले मौसम का हाल जरूर चेक कर लें। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में पानी आफत बन गया है। बुधवार की शाम दिल्ली में भारी बारिश हुई, जिसके कारण शहर के कई बड़े हिस्से जलमग्न हो गए। यही नहीं, नए संसद भवन परिसर में भी पानी जमा हो गया। साथ ही जोरदार बारिश में नए संसद भवन की छत से पानी टपकने लगा। इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। अब इसको लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने नए संसद की छत से टपकते पानी की वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, बाहर पेपर लीकेज, संसद में वाटर लीकेज। राष्ट्रपति की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली संसद की लॉबी में पानी का लीकेज चौंकाने वाला है। संसद के नए भवन में ऐसा होना मौसम संबंधी समस्याओं को उजागर करता है। ये पूरा घटनाक्रम इसका निर्माण पूरा होने के महज 1 साल बाद ही सामने आया है। इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, क्यों न फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपयों से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि 1200 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुई संसद को अब 120 रुपए की बाल्टी का ही सहारा है। आरजेडी ने ट्वीट कर लिखा, 70 साल करने वाले अरबों रुपए खर्च करके भी ऐसी संसद नहीं बना पाए जो 17 मिनट की बारिश झेल जाए। मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नए संसद की छत टपकने को लेकर सियासी पारा हाई है। इजराइल जैसे देश ने इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ कर ली है। हमास से जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा राह चुन लिया है जहां से वापस जाना मुश्किल नजर आ रहा है। अब ईरान और इजराइल में न सिर्फ जंग की नौबत आ गई है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ती नजर आ रही है। हाल ही में ईरान की राजधानी तेहरान में एक वीआईपी कार्यक्रम में पहुंचे हमास टॉप लीडर इस्माइल हानिया और बैरूत में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फौद शुक्र की हत्या ने अब आग में घी डालने का काम जो कर दिया है। यह स्ट्राइक ऐसे वक्त में हुई जब इंटरनेशनल मीडिएटर्स इजराइल और हमास को सीज फायर के लिए मनाकर गाजा में चल रहे कत्लेआम को रोकने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन इन सब पर पानी फिर सकता है। ईरान में घुसकर ऐसे हमास लीडर या हिजबुल्लाह लीडर पर हमला करना उकसाने का व्यवहार है और इसका हर्जाना इजराइल, ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों को उठाना पड़ सकता है। खैर, अगर ये सवाल उठता है तो ऐसे में क्या ईरान इजराइल से जंग कर पाएगा? क्या इजराइल के आगे ईरान टिक पाएगा?
ये जानने के लिए जानना पड़ेगा कि ईरान और इजराइल की मिलिट्री ताकत कैसी है। दुनिया भर की ताकतवर मिलिट्री फोर्स की तुलना की जाए तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें स्थान पर है। आबादी की बात करें तो ईरान की आबादी 8 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है, वहीं इजराइल की तुलना में सिर्फ 90 लाख ज्यादा। ईरान के पास कुल सैनिकों की संख्या 11,80,000 है, जबकि इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक फोर्स है। ईरान के वायुसेना की बात करें तो इसमें इजराइल ताकतवर है। ईरान के पास कुल 42,000 वायु सैनिक है, जबकि इजराइल के पास 89,000 वायु सैनिक है। जानकारी के मुताबिक इजराइल की सेना के पास लड़ाकू विमान भी ज्यादा है। न सिर्फ इनकी संख्या ज्यादा है, बल्कि ईरान के मुकाबले इनकी मारक क्षमता भी ईरानी फाइटर जेट्स में बेहतर है। थल सैनिकों की बात करें तो ईरान के पास 3,50,000 सैनिक है, जबकि इजराइल के पास 5,26,000 सैनिक है। यानी इस मामले में भी इजराइल ईरान से आगे है। लड़ाकू विमानों और टैंक की बात करें तो इजराइल के पास 612 लड़ाकू विमान और 1370 टैंक है, जबकि ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान और 1996 टैंक है। अब बात करें हिजबुल्लाह की, जिसने कुछ वक्त पहले ही लेबनान में गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमला किया था। इजराइल का आरोप है कि इस हमले को हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली। वहीं कुछ वक्त पहले ही इजराइल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद ही इजराइल पर करीब 300 रॉकेट दागे जाने की खबर सामने आई थी। हिजबुल्लाह को कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। हिजबुल्लाह शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और सशस्त्र संगठन है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आखिरी युद्ध 2006 में हुआ था। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग और हथियारों की मदद मिलती है। लेबनान के बड़े हिस्से में इसकी पकड़ मजबूत है। इसके कई सदस्य लेबनान में सांसद तक है। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर सरकारी समूह है। इसके लड़ाके रॉकेट और ड्रोन से लैस है। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह अगर जंग छिड़ती है तो ईरान के साथ रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास कुल 1 लाख रॉकेट हो सकते हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने 2021 में जानकारी भी दी थी कि उनके संगठन में करीब 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज थिंक टैंक के मुताबिक कुल 20,000 सक्रिय लड़ाके संगठन में हो सकते हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो अपनी मिसाइल और रॉकेट से पूरे इजराइल को निशाना बना सकता है। हालांकि चाहे ईरान हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर हमला कर भी दे, लेकिन सवाल यह है कि वो कब तक टिका रहेगा। इस्माइल हानिया को ना तो फिलिस्तीन में मारा गया और ना ही किसी अन्य देश में। बजाय इसके इस्माइल को उस देश में निशाना बनाया गया है जिससे इजराइल पहले से ही पंगा लेकर बैठा हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि हानिया की मौत का असर इजराइल हमास की जंग पर भी पड़ सकता है। हमास के लिए खुद को ऑपरेट करना और मुश्किल भरा हो सकता है। सवाल ये भी कि हानिया की हत्या के बाद हमास का नेतृत्व कौन करेगा। माना जा रहा है कि इस हत्या के बाद हमास नेतृत्व विहीन हो गया है। दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं की बैठकें शुरू हो गई है। हालांकि दूसरी तरफ भले ही इजराइल का पलड़ा भी भारी हो, लेकिन गाजा पर लगातार हमले करके और हमास के खात्मे की कसम निभाने में जुटा इजराइल अब उतनी मजबूती से जंग नहीं लड़ पाएगा। इजराइल की तरफ से हमास चीफ की हत्या पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर इस्माइल की हत्या की है। बदले में ईरान भी कुछ ऐसा ही प्लान कर सकता है। इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भी सतर्क हो गई है। हमले के बाद इस्माइल हानिया के बेटे ने भी कहा है कि वो इस जंग को खत्म नहीं होने देंगे और दर्दनाक जवाब देंगे। साफ है दोनों ही देशों के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है। ऐसे में हानिया की मौत से एक और बड़ी जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ सकती है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।